नमस्कार दोस्तों, मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ ग्रीन टीवी का बेहद खास कार्यक्रम बातें खेती की लेकर, जिसमें हम आपको देते हैं खेती से जुड़ी हुई जानकारी। और आज की हमारी चर्चा का विषय है जौ की खेती, जिस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयप्रकाश सिंह डबास जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आज की हमारी चर्चा का विषय है जौ की खेती। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग इलाके में जौ की खेती होती है और हर किसान जिस क्षेत्र में रहता है उसके ही अकॉर्डिंग उसकी भूमि होती है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी भूमि जौ के लिए बहुत ज़रूरी है और उपयोगी है। जौ और गेहूं में बहुत अधिक समानताएं। जी ये एक ही परिवार के हैं जी और दोनों में एक किस्म के ही दाना बनता है जी और दोनों का ही खाद्य फसल है। जी लेकिन जो एक ऐसा खाद्य फसल है जिसके अंदर गुण ज़्यादा हैं। अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो जो गेहूं से काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है और उसके पोषक तत्व जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और आदमी को भी और अन्य पशुओं के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। जी। और जौ एक ऐसी फसल है जो कम उपजाऊ मिट्टी में गेहूं से अधिक पैदावार दे सकती है या कम संसाधनों में गेहूं से ज़्यादा पैदावार दे सकती है। बिल्कुल। जब हम जौ की बात करते हैं तो जौ की बात हम दो तीन बातों के लिए करते हैं। एक तो जौ की खेती काफ़ी बड़ी मात्रा में चारे के लिए भी करते हैं, दूसरा इसके दाने के लिए भी करते हैं, और जौ के इंडस्ट्रियल उपयोग बहुत ज़्यादा है। जिसका माल्ट है उसका काफ़ी बड़े तौर पे माल्ट के लिए भी इसकी खेती की जाती है। जी। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक मिट्टी का सवाल है कि जौ किस किस्म की मिट्टी में पैदा किया जा सकता है, तो वैसे तो जो सबसे अच्छी मिट्टी तो दोमट, जिसके अंदर खूब सारा पोषक तत्व हों और ख़ासकर मैं कहूँगा जिसके अंदर जीवांश तत्वों की मात्रा अधिक हो, तो उसमें जौ की खेती ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जौ की खेती के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गेहूँ से ज़्यादा एडेप्टेबल है, ये सहनशील फसल है। इनकी ज़्यादा ख़राब मिट्टी में भी अगर आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा लवण की मात्रा है तो गेहूँ नहीं होगा, लेकिन जौ हो सकता है। कम पानी है तो गेहूँ कम पैदावार देगा, जौ अधिक पैदावार दे सकता है। मिट्टी कंकरीली पथरीली भी है तो वहाँ पे भी जौ हो सकता है और जौ की पैदावार गेहूँ से ज़्यादा हो सकती है। और जौ के जो उपयोग है वो हम मानव खाने में भी करते हैं इसके दाने का, और काफ़ी बड़ा इसका उपयोग डेयरी इंडस्ट्री में भी किया जाता है। जी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी संसाधन कम है, पानी की कमी हो, मिट्टी हल्की हो, समय कम हो, तो उन सब परिस्थितियों में जौ गेहूँ से अधिक पैदावार देगा। जी। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी भूमि की तैयारी कैसे की जाती है। जहाँ तक जौ का सवाल है, जौ की खेती जो है गेहूँ से काफ़ी समान, जैसे मैंने बताया काफ़ी समान है। इसके लिए भी खेत का तैयार करना काफ़ी अच्छा है। जितनी हम अच्छी जुताई करते हैं, मिट्टी अच्छी बनाते हैं, उतनी ही जौ से अच्छी पैदावार मिलने की संभावना रहती है। लेकिन जौ की खेती हम जीरो टिल मशीन से भी कर सकते हैं। अगर कई बार हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि फसल काटने में देरी है, खेत देरी से खाली हो रहा है और हमें जौ की फसल में लेट हो रहे हैं, तो समय से बुआई करने के लिए इसको जीरो टिल से बोया जा सकता है और ये अच्छी पैदावार देता है। और इसमें एक और ख़ासियत है कि जौ खासकर जो गर्म क्षेत्र जैसे राजस्थान का क्षेत्र है, तो गर्मी के मौसम में इसको ये गर्मी कम करता है, यानी कि गर्मी से बचाने का भी काम करता है। इसके हमें भोजन किया जाए, खासकर जो इसकी वो राबड़ी बनती है, वो राजस्थान में गर्मी में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए काफ़ी अहम योगदान देती है और जिसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। घाट की राबड़ी जो पीते हैं तो उनको गर्मी से बचाती है और काम करने की ताकत भी देती है और मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। जी सर, जब किसान इसकी भूमि की तैयारी करता है तो क्या उसमें कोई स्पेशल खाद है या कोई ऐसे मिनोर है जो उसको लगाना चाहिए भूमि अच्छी करने के लिए? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि पूरी पैदावार लेने के लिए भूमि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और भूमि में भी पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जीवांश तत्वों की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, और नमी होती है तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है, तो हम लोग अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जब हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो अक्सर हम लोग जो हैं केवल 3 तत्वों तक रुक जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जबकि हमारी फसलों को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को जनरली हम नेगलेक्ट कर देते हैं और नेगलेक्ट करने की वजह से ही हमें पूरी पैदावार नहीं मिल पाती या फसल में कोई बीमारी आ जाती है, तो वो कई बार पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम जितनी ज़्यादा मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करें, यानी कि मैन्योर का प्रयोग करें, उतना ही फ़ायदा है। चाहे वो कुल्डी की खाद हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, और इन सबसे ऊपर बायोगैस सैलरी यानी कि गोबर गैस प्लांट से जो खाद निकलती है वो इन सब खादों का सरदार है, इन सब के ऊपर है।
तो वो अगर आपके पास है तो बल्ले बल्ले, फिर तो आप ये मान के चलें अगर आप यूरिया भी ना डालें, डीएपी भी ना डालें, पोटाश भी ना डालें और केवल 2 पानी में जौ में उस खाद को दे दें तो आपको जौ से भरपूर पैदावार मिलेगी। कि जौ की तो ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं अगर वो सही मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग कर लें, खासकर खाद का प्रयोग कर लें। और बायोगैस सैलरी एक ऐसी चीज़ है जिसको फसल लगाने के बाद भी लगाया जा सकता है, यानी कि पहले पानी या दूसरे पानी में अगर खाद लगा दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पानी के साथ जब ये खाद जाता है तो ये फसल को ज़्यादा लाभान्वित करता है। और क्या करता है कि फसल खेत में जाके एक लेयर बना लेता है। लेयर बनने से जो मॉइस्चर है, नमी है खेत की, वो उड़ती नहीं है और ना ही नीचे के जो खरपतवार वो जम पाते हैं, तो उसको ज़्यादा लाभ मिलता है। तो मैं अपने किसान भाई को ये कहना चाहूँगा कि गोबर गैस प्लांट के खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और जिन्होंने गोबर गैस प्लांट नहीं लगवाए हैं वो अपने घर में लगाएं। अच्छा। उसके दोहरा लाभ मिलता है, खाद मिलता है, ऊपर से गैस मिलती है, पर्यावरण प्रदूषित होने से बचता है, उसके बहुत लाभ है। तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। और वो खेती, सभी खेती के लिए, चाहे गेहूं की हो, चाहे जौ की हो, चाहे सब्जी की हो, चाहे फलों की हो, क्योंकि इसका खाद सभी फसलों के लिए बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सही होता है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें किसान। तो सर आगे आपसे मैं अब जानना चाहूँगी कि जब जौ की बात आती है तो आपने कहा कि जौ और गेहूँ एक ही कुल के हैं दोनों। तो जैसे गेहूं की बहुत सारी प्रजातियां हैं, अनेकों प्रजातियां हैं जिसका भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। हर एक क्षेत्र के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से बीज होते हैं, प्रजातियां होती हैं, उसका चुनाव किया जाता है। यहाँ पर अब बात आती है कि जौ की कौन कौन सी प्रजातियाँ होती हैं जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत लाभदायक है, जिसको इस्तेमाल करें तो उसकी पैदावार बहुत अच्छी हो। जब हम किस्मों की बात करते हैं तो किस्में क्षेत्रवार अलग अलग बढ़ जाती हैं। उत्तर भारत में कोई और किस्म होगी, पूर्वी मैदानी जो उत्तर के पूर्वी मैदानी जो भाग हैं वहाँ दूसरी किस्म होगी, मध्य भारत अलग किस्म होगी, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पे अलग किस्म होगी। तो सर आपसे जानेंगे किस्मों के बारे में, लेकिन फिलहाल दोस्तों हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जौ के बीज का उपचार कैसे किया जाना चाहिए, उसकी बुआई कैसे की जानी चाहिए। छोटा सा ब्रेक। जैसे जिनके दोहरा उपयोग है, जो चारे के लिए भी उपयोग की जाती है, दाने के लिए भी उपयोग की जाती हैं, तो और समय से बुआई में भी अच्छी पैदावार देती हैं। तो जब ऐसी किस्मों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है RD 2552। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। हम चर्चा कर रहे हैं जौ की खेती के बारे में। जी, तो हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे जौ की प्रजातियों के बारे में। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सर अब आपसे जानना चाहूँगी कौन कौन सी प्रजातियाँ होती हैं। देखो, मैं सबसे पहले उन किस्मों की बात करूंगा जो कई सारी परिस्थितियों में हो जाती हैं। जैसे जिनके दोहरा उपयोग है, जो चारे के लिए भी उपयोग की जाती है, दाने के लिए भी उपयोग की जाती हैं, तो और समय से बुआई में भी अच्छी पैदावार देती हैं। तो जब ऐसी किस्मों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है RD 2552। ये RD जो 2552 राजस्थान की किस्म है, ये बहुत अच्छी पैदावार देती है। इसको हम दाने के लिए पैदा कर सकते हैं, चारे के लिए पैदा कर सकते हैं। RD 2035, ये जो 2035 किस्म है, यानी कि 2035 किस्म है, ये भी बहुत अच्छी किस्म है, राजस्थान की किस्म है और बड़ी अच्छी पैदावार देती है। और ये हमारे उत्तरी जो मैदानी भाग हैं इनके लिए बहुत अच्छी रिकमेंडेड है। कुछ और किस्में हैं जो सिंचित समय पे बुआई करने में और अच्छी पैदावार देती हैं, तो उसमें आती है DWR UB 52। ये सिंचित क्षेत्र में समय से बुआई के लिए बहुत अच्छी किस्म है। एक किस्म है RD 2668, ये भी राजस्थान की किस्म है, सिंचित बुआई के लिए काफ़ी अच्छी है और माल्ट के लिए ये किस्में बहुत अच्छी हैं। और माल्ट के लिए मैं और बताना चाहूँगा DWR 28 एक सिंचित समय से लिए, ये भी माल्ट के लिए अच्छी किस्म है। इसी तरह से RD 2503, ये भी एक माल्ट के लिए अच्छी किस्म है। इसी तरह से एक किस्म है RD 2552, ये चारे में भी आती है, खादे में भी आती है और ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है। चारे की अगर अलग से बात करें तो RD 2715 एक ऐसी किस्म है जो चारे के लिए बहुत अच्छी होती है। एक हमारे उत्तर भारत में काफ़ी बड़ी समस्या रहती है नेमाटोड की। केवल एक ऐसी किस्म है जो नेमाटोड रोधी है, वो है RD 2502। नेमाटोड क्या होते हैं कि हमारी ज़मीन में छोटे छोटे कीट होते हैं जो जड़ों में गांठ बना लेते हैं और भूमि से जो पोषक तत्व हैं वो पौधे को लेने नहीं देते। तो नेमाटोड होने पे क्या है कि पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पैदावार नहीं हो पाती है और ये आम आदमी देख नहीं सकता है, ये केवल विशेषज्ञ देख के बता सकता है। इसका नुकसान काफ़ी होता है। तो उसके लिए जो RD 2507 किस्म है बहुत अच्छी किस्म है। तो जिन क्षेत्रों में, खासकर राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे नेमाटोड का ज़्यादा खतरा रहता है, तो वहाँ पे इसके लिया जा सकता है। और जब खाद्य फसलों की बात करें तो RD 2624 भी एक अच्छी किस्म है। RD 2660 भी खाद्य के लिए अच्छी किस्म है
और BH 902 सिंचित समय से बुआई के लिए जौ की बहुत अच्छी किस्म है और ये निकाली गई हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से और इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम सही से इनकी खेती करें तो ये लगभग 70 क्विंटल तक पर हेक्टेयर पैदावार दे सकती हैं जी। कुछ पंजाब से भी किस्में निकली है। PL 419 है, बहुत अच्छी किस्म है। PL 426 है, बहुत अच्छी किस्म है। तो ये ऐसी किस्में जौ की जिनकी हमें उत्तर जो मैदानी भाग है हमारे पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, इनमें इनकी खेती की जा सकती है, बहुत अच्छी पैदावार देते हैं। अब हम बात करें उत्तर पूर्वी मैदानी भागों की, जिसमें बिहार आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, झारखंड आता है, तो इनके लिए जो किस्में हैं उसमें BCU 73 एक किस्म है जो सिंचित समय से बुआई की किस्म है और ये माल्ट वाली किस्म है, माल्ट के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इसी तरह K 551 भी समय से सिंचित समय से बुआई के लिए माल्ट वाली किस्म है जो कि हमारे उत्तर पूर्वी मैदानी भागों में की जा सकती है। और जहाँ पे लवणीय मिट्टी है, जहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे हम RD 2552 की खेती कर सकते हैं। और RD 2552 में खासियत है कि दाने के लिए भी ले सकते हैं इसको और चारे के लिए भी उगाया जा सकता है, तो दोनों में काफ़ी अच्छी है, तो इसकी भी खेती की जा सकती है। अब खाद्य जौ की बात करें तो NDB 1173 एक अच्छी किस्म है जिसकी पैदावार ली जा सकती है और ये लवणीय क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देता है, तो लवण का इस पर प्रभाव कम पड़ता है। और हमारे उत्तर पूर्वी मैदानी भागों में काफ़ी ऐसा एरिया जहाँ लवण प्रभावित है, तो वहाँ पे इसकी खेती की जा सकती है। K 560 असिंचित समय से बुआई के लिए, जहाँ पे पानी के साधन नहीं है, नमी से, वर्षा आधारित नमी से अगर आपको खेती करनी है तो K 560 जो एक बहुत अच्छी किस्म है जौ की, जिसको लिया जा सकता है और ये खाद्य जौ के लिए है। इसी तरह से K 603 भी असिंचित क्षेत्रों में या कम सीमित सिंचाई के साधनों में इसकी पैदावार ली जा सकती है और ये भी खाद्य जौ की अच्छी किस्म है। इसी तरह से JB 58 जो कि जबलपुर से मध्य प्रदेश से निकली है, ये भी असिंचित क्षेत्रों के लिए काफ़ी अच्छी किस्म है। कुछ किस्में ऐसी हैं जो फैजाबाद से निकली हैं, नरेंद्र 1, नरेंद्र 3, ये लवणीय क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी पैदावार आती है क्योंकि वहाँ पे लवणीय क्षेत्र काफ़ी हैं, तो ये दोनों किस्में खाद्य जौ के लिए ली जा सकती हैं और अच्छी पैदावार देती हैं। नरेंद्र 2 सिंचित देर से भी बुआई कर सकते हैं, इसकी अगर सिंचित साधन है तो उसमें भी अच्छी पैदावार देती है। तो ये कुछ ऐसी किस्में जिनकी हम बुआई कर सकते हैं हमारे उत्तर पूर्वी मैदानी भागों में। अब बात आती है हमारे मध्य भारत की, छत्तीसगढ़ का एरिया है, कुछ हमारा महाराष्ट्र का एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है, कुछ गुजरात का एरिया है या बुंदेलखंड के एरिया में, तो वहाँ पे RD 2786 एक बहुत अच्छी किस्म है जिसको हम ले सकते हैं और ये खाद्य जौ की है, इसकी बड़ी अच्छी पैदावार है, लेकिन सिंचित में ये पैदावार 50 से 60 क्विंटल तक दे सकती है अगर आपके पास सिंचाई के साधन है। जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो जौ में 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त रहती है। जैसे गेहूँ में हम 5 की बात करते हैं तो जौ में 3 सिंचाई पर भी 5 जितनी पैदावार ली जा सकती है, यानी कि कम पानी में ज़्यादा पैदावार जौ से हम ले सकते हैं। इसी तरह PL 751 एक किस्म है जो सिंचित समय से बुआई के लिए है, ये भी काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। JB 58 जो कि मध्य प्रदेश से निकली है, काफ़ी अच्छी पैदावार देती है, लेकिन असिंचित क्षेत्रों के लिए जहाँ पानी की कमी है, पानी का संसाधन नहीं है, तो वहाँ पे अच्छी पैदावार देती है। इसी तरह से RD 2715 इन क्षेत्रों में खाद्य और चारे दोनों के लिए एक अच्छी किस्म है जो जौ की जा सकती है, तो ये मध्य भारत के लिए है। अब कुछ कर्नाटक के एरिया है जहाँ पे महाराष्ट्र में भी जौ की खेती होती है, तो वहाँ पे DL 88 और BCU 73 ये बहुत अच्छी किस्में हैं सिंचित समय से बुआई के लिए और दोनों माल्ट की किस्में हैं और अच्छी पैदावार देते हैं। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे भी जौ की काफ़ी पर्याप्त मात्रा में खेती होती है और खाद्य जौ की ज़्यादा होती है, तो उसमें VLB 118, HBL 113, HBL 276 ये अच्छी किस्में हैं और ये खाद्य और चारे दोनों में काम आती है। BSS 169 वर्षाधारित क्षेत्रों और असिंचित क्षेत्रों में इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसी तरह से BHS 380 ये भी वर्षा आधारित असिंचित क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देती है और BSH 352 ये भी वर्षा आधारित क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देती है। और इसी तरह से HBL 316 हिमाचल प्रदेश में वर्षा आधारित क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देती है और VLB 56 ये भी अच्छी पैदावार देती है, खासकर उत्तराखंड के क्षेत्र में इसका काफ़ी बड़ा है। तो लवणीय और क्षारीय भूमियों के लिए RD 2794 वो पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देती है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो जौ की खेती है वो गेहूँ से कहीं ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में होती है, मतलब क्षेत्र तो उसका कम है, लेकिन जो देश के विभिन्न भाग हैं जैसे पहाड़ी भाग है, नीचे का एरिया, सभी में इसकी खेती जो है, क्योंकि ज़्यादा ये सहनशील फसल है जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को अपना लेती है, इसकी खेती की जाती है। और जौ का जैसे मैंने बताया इसके लाभ बहुत सारे हैं, माल्ट के लिए भी करते हैं, चारे के लिए भी करते हैं, खाने के लिए भी करते हैं और ये कम संसाधनों में अच्छी पैदावार देता है। तो जौ जो है एक अच्छी फसल है जिसका पैदावार हम लोग ले सकते हैं और अच्छा लाभ उठा सकते हैं।
तो ये तो दोनों तरफ से मतलब कि आम का आम और गुठलियों की भी दाम टाइप फसल है ये, कि जौ की खेती भी बहुत आसान तरीके से हो सकती है और हर जगह पर इसकी हम खेती कर सकते हैं, पहाड़ी हो चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो चाहे वो खाड़ी क्षेत्र हो, सब जगह पर कर सकते हैं। तो ये बहुत किसानों के लिए फ्रेंडली फसल कह सकते हैं। हाँ, किसान की दोस्त फसल है ये। और किसान की क्या मैं कहूँगा, गरीब किसान की दोस्त फसल है और इसके औषधीय भी बहुत गुण है। तो दोस्तों हमारे कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जौ की खेती के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें। छोटा सा ब्रेक। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जौ की जो बुआई करनी है वो लाइनों में करनी है, कूड़ में करनी है, और जौ में फुटाव बहुत अच्छा होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी के बेहद खास कार्यक्रम बातें खेती की में, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं जौ की खेती के बारे में। तो सर, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि आपसे अब जानेंगे कि बीज की क्या मात्रा होनी चाहिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जौ की। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत में पौधों की पर्याप्त संख्या होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और पर्याप्त संख्या है कि बीज की सही मात्रा से। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जौ की जो बुआई करनी है वो लाइनों में करनी है, कूड़ में करनी है, और जौ में फुटाव बहुत अच्छा होता है। फुटाव अच्छा होने की वजह से इसकी गेहूं से इसकी मात्रा कम प्रयोग की जाती है। 1 हेक्टेयर के लिए 75 किलोग्राम जौ की मात्रा पर्याप्त है अगर हम समय से बुआई करते हैं जी। लेकिन एसएनजी क्षेत्र में बुआई करते हैं या देर से बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा कुछ बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि एसएनजी क्षेत्र में पूरे दाने जमेंगे नहीं, कुछ जहाँ नमी नहीं होगी वहाँ पौधा नहीं जम पाएगा। तो उसके लिए अगर बीज की मात्रा बढ़ा देते हैं हमें अच्छी पैदावार मिलती है। लेकिन जो बीज की मात्रा बढ़ानी है वो 5-7 किलो ही बढ़ानी है जी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी, तो उससे हमें अच्छी पैदावार मिल जाती है। तो ये तो बीज की मात्रा की बारी आती है। अब बारी आती है बुआई कैसे करना है। बुआई कैसे करनी है? तो बुआई के लिए मैं अपने किसान भाई को यही कहना चाहूँगा कि लाइन में बुआई करें, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि कम पानी में इसको उगाया जाता है तो इसकी बुआई जो हमें नमी में सही समय पे इसकी बुआई करें, जो कि खेत में सही नमी पे दाना गिरे, जिससे ज़्यादा जमे जी। और एक और बात का ध्यान रखना है कि इसके बीज को उपचारित करके बोना है जी। अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि जो गरीब आदमी की फसल है इसको कम देखभाल की जरूरत है। कम देखभाल की तो जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल इसको इग्नोर किया जाए। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इसको। तो इसमें जो बीज का उपचार करना है वो गेहूं की तरह ही होगा जी। और उपचार में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है कि एक तो हमने इसको जीवाणु खाद से करना है, जीवाणु खाद का टीका लगाना है। बिल्कुल। दूसरा उपचार करना है फफूंदनाशक दवाई से, जिससे कोई फफूंदनाशक दवाई नुकसान ना करे। और जो तीसरा उपचार करना है वो करना है दीमक से। जिन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप सबसे अधिक है या जहाँ पे दीमक की वजह से फसल होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे बीज को उपचारित करके बोना है। जी। और और बीज उपचार करने का यही तरीका है कि आप इसको जो क्लोरोपाइरिफास एक दवाई आती है उसकी लगभग 250 से 300 ml मात्रा 1 हेक्टेयर जौ के लिए, यानी कि 75 से 100 किलो जौ के लिए पर्याप्त रहती है। उस दवाई को इस बीज में मिला देते हैं और मिलाने के बाद में बीज को छाया में सुखाते हैं और बीज को रहने देते हैं। फिर 2-3 दिन बाद इसी बीज को फफूंदीनाशक दवाई से उपचारित किया जाता है। जी। और फफूंदीनाशक दवाई की जब बात आती है तो उसमें थायरम या कैप्टाप या वीटावैक्स या जिसको हम कहते हैं कार्बनडाजिम, इनसे उपचारित कर सकते हैं। तो उसमें 2 ग्राम दवाई 1 किलो बीज के हिसाब से उपचार किया जा सकता है। और सबसे मतलब बाद में उपचारित बीज को ही दोबारा से उपचार करना है। हाँ, उसी को उपचार करना है। इसमें सीक्वेंस रखना है, पहले कीड़े के लिए यानी कि दीमक के लिए, फिर आएगा बीमारी के लिए, उसके बाद आएगा जीवाणु खाद का टीका। ये जो सीक्वेंस है ये नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर उल्टा कर दिया तो आपने जिस पर्पज के लिए उपचार किया है उसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ नहीं मिलेगा। और सबसे बाद में जीवाणु खाद के टीके से उपचारित करना है। और जीवाणु खाद के टीके से उपचारित करने का तरीका वही है कि इसमें भी दोनों टीके लगेंगे, एक तो पीएसबी का जिसको कहते हैं फास्फोरस सुब्लिमेटिंग बैक्टीरिया, और दूसरा टीका है एजोटोबैक्टर का। जी। पीएसबी का जो टीका है वो जब हम बीज के साथ मिला के डालते हैं तो बीज के चारों तरफ जो भी फास्फोरस उपलब्ध होती है उसको घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देता है, जिससे पौधा उसको ले पाता है। और जो एजोटोबैक्टर का टीका है वो खेत में नाइट्रोजन जो वातावरण में उपलब्ध है उसको पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है, तो उससे काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो इस टीके से उपचारित करना चाहिए। उपचारित करने के बाद बीज को छाया में सुखाना है और सुखाने के बाद बुआई करनी है। बीज धूप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धूप में जाने से जितने भी जीवाणु हैं वो मर जाएंगे। जी। तो सर, अभी हमने भूमि का भी चुनाव कर लिया, भूमि को की तैयारी कर ली, हमने बीज का उपचार कर लिया, तो अब सबसे अहम बात आती है कि इसकी बुआई की प्रक्रिया क्या है और इसकी बुआई का समय क्या है। देखो, जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं जी। वहाँ पे किसान भाई अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेके
15 नवंबर तक इसकी बुआई कर देते हैं, क्योंकि नमी जो है उन्होंने संरक्षित की हुई होती है, और संरक्षित जो नमी है वो बहुत दिनों तक रुकने वाली नहीं है, तो सही नमी पे ही बीज को डालते हैं, तो इसमें बुआई अब उनकी चालू हो गई है। जी। जहाँ पे सिंचाई के साधन है वो किसान भाई नवंबर के महीने में जौ की बुआई कर सकते हैं, पूरे नवंबर के महीने में, और देरी से जौ की बुआई जो है वो दिसंबर में भी की जा सकती है, और ये अच्छी पैदावार देती है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में बीज वहाँ डालें जहाँ नमी हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग सही से देख नहीं पाते हैं और जल्दबाजी में बुआई कर देते हैं, अगर नमी में बीज नहीं जाएगा तो बीज जमेगा नहीं। और अगर आपके खेत में नमी की कमी है तो पूसा संस्था ने एक मशीन बनाई है जिसको कहते हैं एक्वा सीड ड्रिल। एक्वा सीड ड्रिल क्या करते हैं, नीचे पानी डालते ऊपर बीज डालती है, अच्छा, तो बीज जम जाता है, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसान भाई को पास उपलब्ध है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं, तो ये कम पानी में भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और जो हम जहाँ पे सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पे बुआई या तो सीड ड्रिल से करें या जीरो सीड ड्रिल से करें, लेकिन जो सबसे अच्छी मशीन है वह बेड प्लांटर। अगर खेत समतल है और आपने फ्लड इरिगेशन करना है तो बेड प्लांटर से अगर आप बुआई करते हैं तो आपकी पानी की बहुत बचत होती है। जी। तो सर अब बात आती है उर्वरकों की, कि कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें जिससे उसकी फसल स्वस्थ रहे और उपज भी अच्छी मिले। जब हम उर्वरकों की बात करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे फसल को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जी। लेकिन जो उर्वरकों के माध्यम से हम 2 या 3 ही उपलब्ध करवा पाते हैं जी। तो इसके लिए मैं ज़रूरी है कि किसान भाई अधिक से अधिक मात्रा में पहले तो देसी खादों का प्रयोग करें, और जो किसान भाई देसी खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं वो उर्वरकों पर ज़्यादा ध्यान दें, और उर्वरक का जो प्रयोग करना है वो मिट्टी की जाँच के अनुसार करना है जी। अगर मिट्टी की जांच से के अनुसार अगर उसका प्रयोग करते हैं तो कम लागत से आप ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। लेकिन बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते, या उन्होंने करवाई तो उनके पास होती नहीं है और सही से गणना नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जौ की अच्छी पैदावार लेने के लिए 70 से 100 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास, इसमें पोटास और फास्फोरस और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा ये बुआई के समय डाल दें जी। और इसकी जो बुआई करें वो ऐसे बुआई करें कि खाद जो है बीज के नीचे गिरे, जिससे आपके पौधे को खाद का ज़्यादा फायदा मिले। तो सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जौ की खेती को लेकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया और हमारे किसान भाई से बात करने का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई ने इस चर्चा को पूरा सुना होगा और इन बातों का ध्यान रखते हुए अच्छी खेती करेंगे, जिनसे उनकी लागत भी कम आए, लाभ ज़्यादा हो। और मैं किसान भाई को पुनः कहना चाहूँगा कि जो किसान भाई अपने खेत पे गोबर गैस प्लांट नहीं लगवा पाए हैं वो अपने घर में गोबर गैस प्लांट जरूर लगाएं, और पशु रखते हैं कि उसके खाद का पूरा लाभ आपको मिलेगा। और बहुत सही कहा आपने कि अगर वो पूरी चर्चा सुनेंगे और जिस विधि से आपने बताया है खेती करने का तरीका, वो सारी विधियाँ अगर वो अपनाएंगे तो उनकी फसल, उनकी उपज यकीनन बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। आपने सभी विधियों को बहुत ध्यान से सुना होगा और उसे उपयोग में लाएंगे। अगली खेती की बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, लेकिन आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।